नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में जारी उगाही और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के आरोपों पर और साथ ही आरोपों पर हो रहे पलटवार पर। ड्रग्स केस से शुरू हुआ मामला अब महाराष्ट्र की सियासत को इस कदर गर्म कर चुका है कि अब नेता एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहां लड़ाई शुरू हुई थी ड्रग्स को लेकर? क्या ड्रग्स केस के पीछे वसूली है, एक्सटॉर्शन के अलावा क्या कोई और भी इसके पीछे वजह है? लेकिन अब देखिए, एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक और बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के आरोप लगा रहे हैं। क्या इन आरोपों में दम है? इन्हीं पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले आज की 10 बड़ी खबरें। नवाब मलिक ने फडणवीस पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा हजारों करोड़ की उगाही में शामिल हैं देवेंद्र फडणवीस। सीएम रहते फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड के लोगों को बड़े पदों पर बैठाया। मलिक के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा नवाब का मानसिक संतुलन बिगड़ा, गंदी लड़ाई लड़ने से खुद गंदे हो जाते हैं। कानपुर में दौड़ी मेट्रो, सीएम योगी ने ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी, कहा पिछली सरकारों की वजह से हुई मेट्रो लाने में देरी। कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन पर अखिलेश ने सीएम योगी पर किया तंज, कहा शुक्र है झूठा श्रेय लेने वालों ने नहीं बदला हरी झंडी का रंग। कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का काले गुब्बारे दिखाकर किया विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीएम योगी के वृंदावन दौरे पर प्रियंका का हमला, कहा ब्रिज ने पूरी दुनिया को गौ सेवा की प्रेरणा दी, लेकिन यूपी में गौशालाओं का बुरा हाल, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दिल्ली में जुटे 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अफगानिस्तान समेत ड्रग्स और आतंकवाद पर चर्चा, अजीत डोभाल ने की बैठक की अध्यक्षता। कानपुर में जीका वायरस के 16 नए मरीज मिले, अब तक 105 लोग जीका वायरस से संक्रमित। जीका वायरस के हालात पर सीएम योगी ने की बैठक। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा हादसा, ट्रक और बस में लगी जोरदार टक्कर, बस में आग लगने से 12 लोग जिंदा जले। और आस्था के महापर्व छठ की छाई रौनक, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, दिल्ली में यमुना की साफ सफाई जारी। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात एक बार फिर से आज महाराष्ट्र की सियासत पर होगी। रोज की तरह आज भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोज सुबह वो ट्विटर पर कोई ना कोई खुलासा करते हैं जिस पर विवाद छिड़ जाता है, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाब मलिक ने कल ही कहा था आज वो हाइड्रोजन बम का धमाका करेंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है उनकी तरफ से सिर्फ सुतली बम फोड़े गए हैं। नवाब मलिक ने दावा किया देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के पूर्व सीएम, खुद उगाही के रैकेट को संरक्षण देते थे और विवादित लोगों को बड़े बड़े पद देते थे। याद करिए, देवेंद्र फडणवीस ने खुद नवाब मलिक पर अभी कल ही आरोप लगाया था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। उन्होंने हसीना पार्कर के ड्राइवर से बहुत सस्ते दामों पर जमीन खरीदी है। अब पलटवार नवाब मलिक का, जरा सुनिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? जहां तक रियाज भाटी गायब हुआ है उस बारे में उन्होंने कहा, माननीय नवाब मलिक जी ने, इसके ऊपर हमारा गंभीर आरोप है। रियाज भाटी गायब हुआ है,
या रियाज भाटी को बचाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस रियाज भाटी को कस्टडी में लाने से बचा रही है और गायब कर रही है, हमारा आरोप है। क्योंकि जो बातें सामने आई हैं इसमें रियाज भाटी का नाम जो पुलिस अधिकारी वाजे वसूली करता था उसके एजेंडों के नाम आए, उसमें आया है। और इसके लिए रियाज भाटी अगर मुंबई पुलिस या केंद्रीय यंत्रणाओं के सामने आएगा तो वसूली के और प्रकरण खुल जाएंगे। और इसके लिए रियाज भाटी को गायब करने का काम तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने नहीं किया है ना, ये हमारा आरोप उनके ऊपर है। नवाब मलिक ने फडणवीस पर जाली नोटों के कारोबारियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, कुख्यात गुंडे को, बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। इमरान आलम शेख और जिसको लेकर 14 करोड़ का आरोप उन्होंने किया, वैसे तो 14 करोड़ है नहीं, जाली नोटों का लेकर, वो जाली नोटों के प्रकरण में आरोपी जो इमरान शेख है वो तभी कांग्रेस का मुंबई का सेक्रेटरी इस पद पर काम कर रहा था, उसको अरेस्ट भी हो गया। और आज जब नवाब मलिक साहब आरोप कर रहे हैं तब इमरान आलम शेख ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाते से घूम रहा है। अब जरा जल्दी से देवेंद्र फडणवीस को भी सुन लीजिए, उन्होंने नवाब मलिक पर क्या आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज ये हाइड्रोजन बम फूटा है। सलीम पटेल और शाह अली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। तो राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, ड्रग्स की लड़ाई अंडरवर्ल्ड तक क्यों आई? बहुत सीधा सवाल है। शुरुआत हुई थी ड्रग्स केस को लेकर, समीर वानखेड़े को लेकर, वो यहां तक कैसे आ गई? और दूसरा, बीजेपी एनसीपी में क्यों फूट रहे हैं हाइड्रोजन बम? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सैयद जफर इस्लाम हैं, बीजेपी के सांसद हैं। मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अतुल लौंडे पाटिल, और मेरे साथ यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रदीप जी, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं आज। आप भी बहुत दिनों से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। प्रदीप जी, अचानक क्या हुआ? लड़ाई शुरू हुई थी, आर्यन खान केस, समीर वानखेड़े, ये अचानक नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस, ये क्यों उलझ गए दोनों? देखिए, पहले तो महाराष्ट्र की राजनीति का मूल स्वभाव समझ। महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले सभी दल व्यापार करते, व्यवसाय करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत धंधा, सभी व्यापार व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय व्यापार में गलत सही दोनों होते। एक ये अंडरस्टैंडिंग अघोषित थी कि कोई भी पार्टी की सरकार आए, उससे पहले की सरकार के बारे में ज्यादा खोजबीन या इस तरह का जांच का काम नहीं करेगी। 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसने इस अघोषित जो गठबंधन था उसको तोड़ दिया। अजीत पवार पर केस हुआ,
हालांकि वो कहीं पहुंचा नहीं। बाद में अजीत पवार के साथ जो है कुछ घंटे की सरकार भी बीजेपी ने बनाई, लेकिन वो गठबंधन टूट गया। आपने शुरू में एक बात कही कि ये ड्रग की लड़ाई अंडरवर्ल्ड तक कैसे आई। मैं कह रहा हूं ये अंडरवर्ल्ड की ही लड़ाई है। आप चाहे ड्रग में देखिए मुंबई में, चाहे बॉलीवुड में देखिए, चाहे पॉलिटिक्स में देखिए, अंडरवर्ल्ड का के फुटप्रिंट आपको हर जगह दिखाई देंगे। और एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम अंडरवर्ल्ड के बारे में बोलने की अधिकारी नहीं है, मेरा मानना। आप एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट देखिए, हालांकि उसके एनेक्चर सामने नहीं आए, लेकिन जितनी 10 या 11 पेज की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई, उससे आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का समर्थन कौन कर रहा है। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद और उसके परिवार को किसने भगाया, कैसे पासपोर्ट बना था उसका, कौन लोग मदद कर रहे थे। तो अंडरवर्ल्ड की जब भी आप बात करेंगे तो आप मुंबई की बात करेंगे, आप मुंबई की बात करेंगे तो बॉलीवुड की बात करेंगे, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड दोनों की बात करेंगे तो आप मुंबई की राजनीति की बात। तो अभी ये जो समीर वानखेड़े को लेकर हो रहा है, दरअसल ये पर्सनल खुन्नस है नवाब मलिक की। समीर वानखेड़े ने उनके दामाद को गिरफ्तार किया। नवाब मलिक का कहना है कि झूठे केस में फंसा है, तो अब वो अदालत से फैसला होगा, अभी उनको जमानत मिली। लेकिन इतना तय है, ये सब कुछ जो बोला जा रहा है, अब जो हाई कोर्ट ने पूछ लिया है उनसे, नवाब मलिक से, कि भाई आप ट्विटर पे इतना बोलते हैं, हमको भी बताइए, तो वहां आपको सबूत देना पड़ेगा। अगर नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। अगर गलत है तो दूसरे पक्ष को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनके खिलाफ जो है मानहानि का केस करना चाहिए। अब दोनों में से कौन पहल करता है, ये देखने की। ओके, ऑल राइट बृजमोहन जी, उसके बाद आ रहा हूं सैयद जफर इस्लाम आपके पास। जफर इस्लाम की पार्टी के नेता आशीष शेलार कह रहे हैं आपने तो हाइड्रोजन बम फोड़ने का वादा किया था कल, और निकला क्या, वो तो सुतली बम निकला। जो आपने फडणवीस पर नवाब मलिक ने आरोप लगाया उनमें तो कोई दम है ही नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो जी, हेलो, हाँ बोलिए बृजमोहन जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो बृजमोहन जी सुन पा रहे हैं क्या? बृजमोहन, ओके, अतुल जी आपके पास आ रहा हूं। बृजमोहन जी से संपर्क नहीं हो रहा है। अतुल जी, क्या वाकई सुतली बम निकला क्या, जिसे हाइड्रोजन बम कहा जा रहा था? नहीं, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ इतने अंदर के संबंध बना लिए हैं, तो जब एक्सपोज हो गए हैं तो बोल रहे हैं कि सुतली बम है। क्या इस देश में अगर जाली करेंसी में इन्वॉल्व लोगों को, उसके भाई को आप अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाते हो, उसके साथ आपके संबंध स्टेब्लिश होते हैं, जो जाली नोटों के व्यापार में आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है, वो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सुतली बम है, तो फिर इस देश की जनता समझ गई है कि देवेंद्र फडणवीस की सही छवि क्या है और जो छवि दिखाई जाती थी उसका अंतर क्या है। रियाज भाटी को जब पकड़ा गया मुंबई एयरपोर्ट पे, तब वो जोहान्सबर्ग में दाऊद की जो पार्टी थी वो अटेंड करने के लिए जा रहा था, 2 दिन में छूट जाता है। लुकआउट नोटिस थी उसके ऊपर। पासपोर्ट नंबर बताओ, 2 पासपोर्ट वाले इंसान को, जो बच्चा बॉम्बे का जानता है रियाज भाटी कोने गुर्गा है दाऊद का, उस गुर्गे को 2 दिन में जमानत मिल जाती है। 2015 के बाद में केवल 2 दिन में। और ये सुतली बम है, हाइड्रोजन बम नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, ये छोटी बात है। ओके, हैदर आजम पूरी राजनीति का ताना बाना जो बुना है भाजपा ने, वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के ऊपर बुना है, खासकर बांग्लादेशियों के ऊपर। ये हैदर आजम, इसकी बीवी बांग्लादेशी। और जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए हैं नवाब मलिक पर, उन पर कुछ कहेंगे क्या अतुल लोंढे पाटिल? ऐसा है मानक जी, थोड़े मानक हमारे तरफ भी रखिए, थोड़ा मान हमारी बात को खत्म करने दीजिए। मैं नवाब मलिक की भी बात बताऊंगा। हाँ। तो उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद महामंडल में अध्यक्ष बनाया जाता है। अरे राजनीति में उनको जगह दी जाती है, केवल संबंध है वो दिखाई नहीं जाते हैं। और मुन्ना यादव तो हमारे नागपुर में उसको बच्चा जानता है। मुन्ना यादव क्या है, मर्डर केस है और कितने साथ में इनके तो बार बार दिखता है। उसके ऊपर काफी राजनीति जो है महाराष्ट्र में हुई है, काफी आरोप विधान भवन में भी हुए हैं, असेंबली के सेशन में भी हुए हैं। अभी आपने नवाब मलिक जी के बारे में बात कहा, आज भी सरदार वली जो है वो वहां रहता है। उसके पिताजी वहां पर वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़ा था।
सातबारा उतारने के लिए, सातबारे से नाम उतारने के लिए पैसे देते, जमीन खरीदने के लिए नहीं। जिस एक मोहतरमा है, एक महिला है, उनकी जमीन है वो, उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी थी, वो सलीम पटेल जी जो है, जिन्होंने डिफेमेशन का केस अरे सर नाम ले लीजिए उस महिला का, क्या दिक्कत है? अतुल नाम पटेल मुझे नाम ले याद लीजिए। नहीं आ रहा, मानक जी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो पावर ऑफ अटर्नी है। हसीना पारकर, मैं बता देता हूं, हसीना पारकर। हसीना पारकर नहीं मेरे भाई, मानक जी आप गलती मत कीजिए। हाँ। हसीना पारकर का वो ड्राइवर था, ऐसा कहा जाता है सलीम पटेल के बारे में जी। ओनर नहीं है, ओनर हसीना पारकर नहीं है। हाँ। आप गलती न कीजिए, और आपसे मेरा कोई ये नहीं, अगर बीजेपी का बोलता नुमाइंदा तो मैं उसको बता देता क्या है ये। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसके पास इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी थी। हाँ। और 1984 में वहां पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसके तहत 140 घर बने थे, झुग्गी झोपड़ियां बने थे। लेकिन इस बात को बाजू में रखिए। ओके, हम क्या कहते हैं, अगर ये आरोप लगे हैं और ये सामने सामने दिखाई दे रहा है कि इमरान अली शाह, उसके संबंध, उसके भाई को सरकार में जगह देना, हैदर आजम को जगह मिलना, रियाज जफर भाटी, इस्लाम। प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होता है, तो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जब तक वहां का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो अलाउ नहीं करता, तब तक प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में कोई जा नहीं सकता, या कोई भी एसपीजी प्रोटेक्टिव के, क्योंकि मैंने वो राहुल जी के लिए किया है वो प्रोग्राम, तो मुझे एसपीजी प्रोटेक्टिव किस तरह काम करते हैं और प्रधानमंत्री तक कौन पहुंच सकता है मुझे पता है। ओके, तो रियाज भाटी, ओके, जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम। जफर भाई, पहले तो मुझे ये बताइए, अचानक नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी और एनसीपी मांगते हैं ओके इंक्वायरी हो जाए। ऑल राइट, अचानक कैसे भिड़ गए? एक समय तो साथ आ रहे थे, बीच बीच में फिर खबरें आती थी कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर से साथ आ जाएं। ऐसी दुश्मनी, अंडरवर्ल्ड के आरोप एक दूसरे पर। आरोप नहीं है भैया, सबूत के साथ। देखिए कौन साथ आ रहा था, कौन नहीं साथ आ रहा था, इसके अरे भाई आपका समय खत्म हो गया, हमें बोलने दीजिए, मैं तो शांति से सुन रहा था आपको। हाँ। कौन साथ आ रहा था, कौन नहीं साथ आ रहा था, कौन साथ है, कौन नहीं साथ है, ये तो इसकी पुष्टि तो समय समय पे होती रहती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, जो कल फडणवीस जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उठाई थी, और वो आज भी बात उतनी ही ताजा जितने ताजा कल थी, और उतनी ही चिंताजनक है जितना कल चिंताजनक थी, इसलिए कि प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और खास के मुंबई की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी और कौन सा अंडरस्टैंडिंग था, और उसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने 2.8 एकड़ लैंड, प्राइम लैंड, कुर्ला प्राइम एरिया है, वहां पर मात्र 30 लाख में सौदा और 20 लाख में पेमेंट, 20 लाख ही पेमेंट, इसमें सब कुछ हो गया। आखिर वो कौन सा जादू है भाई? मुंबई का तो मैं भी हूं, आप भी हैं, सभी हैं। जरा ये जादू हमें बताइए। कुर्ला में 20 लाख में 30 लाख के डील, 20 लाख में पेमेंट और माल अपने घर में, आखिर कौन सा इसमें जादू हुआ है? तो जाहिर है इसके पीछे अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की वजह से ये सारा मामला जो है फिट किया गया, वरना ऐसा होता ही नहीं, आप भी जानते हैं। और इसके पीछे क्या क्या हुआ होगा ये ऊपर वाला जाने, लेकिन ये पूरा चीज जो है दस्तावेज के साथ हमने दिए हैं, इसकी तहकीकात तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, इसके साथ जो जो लोग मिले हुए हैं, इसमें जिन लोगों ने ये अंडरवर्ल्ड के जिनके कनेक्शन है, उन सारे लोगों को। बहुत पुरानी डील है जफर इस्लाम, पहले क्यों नहीं गए? आपकी सरकार थी पहले भी, इस सरकार से पहले आप ही की सरकार थी, केंद्र में अभी भी आपकी सरकार है, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, अभी तक आपने जांच क्यों नहीं कराई? मानक जी, जब सच्चाई जिस समय बाहर आए उसकी तहकीकात तुरंत करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस वक्त मेरी सरकार थी, उस वक्त ये तो पता नहीं चल पाया। ये देशभक्ति नहीं है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर और एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के तौर पर मैं पूछता हूं, और बैठे पैनलिस्ट जितने लोग हैं, कि आज अगर कोई ऐसा गलत काम पता चला जो कि वाकई उससे सारे कनेक्शन जब तार जुड़े हुए दिखते हैं, तो क्या आप इसको इग्नोर करेंगे? जाहिर नहीं करेंगे, आप बताएंगे। नहीं, बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़े कह रहा हूं इग्नोर करने के लिए, मैं तो कह रहा हूं जांच कराइए, एनआईए को लगाइए। आज का रिश्ता है, एनआईए को लगाइए, ईडी को लगाइए, इनकम टैक्स को लगाइए, सारी एजेंसियों को लगा दीजिए बिल्कुल, और निकालिए खोद के किसकी जमीन थी, किसने खरीदी, कितने में खरीदी, और क्या कैश में पेमेंट हुआ, कहां गया पैसा, कहां से आया, सब कराइए। लेकिन उसके साथ में ये भी पूछ रहा हूं, पहले क्यों नहीं कराया? ऐसा थोड़े है कि अभी अभी पता लगा होगा देवेंद्र फडणवीस को इस डील के बारे में। कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो आज पहले वो खुद मुख्यमंत्री थे, किसी और ने तो बताया नहीं। हाँ। जब उनके संज्ञान में आया तो
तो आज मुख्यमंत्री नहीं है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बताया। दूसरी बात कहता हूं, कल तक ये इतनी बार बार बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे दुनिया को, आप खास के चैनल वालों को के सामने कह रहे थे हाइड्रोजन बम गिराएंगे, फलाना गिराएंगे, ढमकाना गिराएंगे। आज उनका चेहरा देखा आपने? कल क्या चेहरा था और आज चेहरा देखा? कल उनपे इतने संगीन बात उनके बारे में पता चली, तब भी जो है थोड़ी हिम्मत करके बात कर रहे थे। आज बिल्कुल पस्त। क्यों? इसलिए कि उनको समझ में आ गया कि ये कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून अपना काम जब करेगा तो बहुत सारे लपेटे में आ जाएंगे जो इनके साथी सुथी आज जो इनको कह रहे होंगे कल इस पूरे रेवलेशन के बाद कि भैया ये क्या किया तुमने पार्टी को भी और खुद को सबको कटघरे में डाल दिया है। तो ये उसलिए आज उनका जो मनोबल बिल्कुल टूटा फूटा था और ना कोई दस्तावेज। अरे कोई लालचन में लगाए तो दस्तावेज तो हो, बिना दस्तावेज के कुछ भी बोले जा रहे हैं। हैदर आजम और इनके बारे में, जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा, उनका बिल्कुल क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनको जानते हैं बहुत अच्छे से, खुद मैं मुंबई का हूं। ये शरीफ लोगों के बारे में ऐसी घटिया बात कर रहे हैं और अपना इतिहास देखें जरा, भाई कैसा इतिहास है, तो उससे समझ जाओ। रियाज भाटी कर रहे हैं। मैं अगर बोलना शुरू करूं कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन देखा गया है, रियाज भाटी कौन है? आप तो भगा के रखा है, हम तो उसके पीछे पड़े हैं। खोलता हूँ और राज खोलता हूँ मैं। नहीं, हम तो उसके पीछे पड़े हैं भाई। आप लेकर आओ उसको, पकड़ो। नहीं, अरे जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि पकड़ो रियाज भाटी को, छोड़ो मत। हाथ जोड़ के विनती है, आप सांसद हो और सांसद को आप छोड़ो मत। कौन निकालता है इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का रोल किसको अदा करना पड़ता है, ये अगर एक सांसद को पता नहीं वो होगा, सब होगा। मैंने कहा ना। और देवेंद्र फडणवीस, सुनो मेरी बात, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए। उन्होंने कब आरोप लगाए? जब उनकी वाइफ का, जब उनका अमृता भाभी का फोटो जो है वो राणा के साथ पाया गया, जो ड्रग पेडलर है, और वो गुजरात में जहां आपकी सरकार है, प्यारे मोदी जी की सरकार है, वहां पर साबरमती के जेल में है, वो फाइनेंसर था रिवर साइड सॉन्ग का, और उसके साथ फोटो है। लौंडे जी, अरे सुनिए लौंडे जी, एक बात सुन लीजिए, सुनिए आप इन्वेस्टिगेशन सुनिए। लौंडे जी सुनिए, एक मिनट सुनना ना, सुनो ना। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तहकीकात होगी। आप नवाब मलिक के स्पोक्स पर्सन बन के बात कर रहे हैं। नहीं, नवाब मलिक के स्पोक्स पर्सन बन के, अरे भाई आपके पार्टी का इतिहास ही है। नहीं, अरे सच्चाई का आप क्या सच्चाई करेंगे? सच्चाई का नहीं, कोई सच्चाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आप मुंबई के हैं ना। एक बात बताओ, मुंबई के, आप मुंबई के नहीं, आप बांग्लादेशी घुसपैठिए लोग क्लीन शीट और बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो बीजेपी में है। आप अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप मुंबई के 2.8 एकड़ का लैंड आप 20 लाख में दिला के दिखाओ मुझे। नहीं, मैं आपको पूछता हूँ 20 लाख। अरे भाई, 2 पासपोर्ट है, वो अनक जी, तू मैं नहीं करूंगा, कोई किसी को नहीं समझ में आता है। हम तो कहते हैं या तो इनको बोल लेती है, मैं भी नहीं बोल लेती। मैं बात कर रहा हूँ आपको। जफर इस्लाम कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं बृजमोहन जी के पास और विनोद जी के पास। कंप्लीट करिए जफर इस्लाम। देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधा कह रहा हूं कि लौंडे जी और बृजमोहन जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 2.8 एकड़ प्राइम लैंड 20 लाख में आप जरा मुझे दिला दीजिए। और बंबई में खड़े होके चर्च गेट के सामने, वीटी के सामने इश्तहार दीजिए कि 2.8 एकड़ कोई लैंड दिलाएगा 20 लाख में। अगर एक आदमी भी आपको लैंड बेचने पहुंच गया 2.8 एकड़ का, तो मैं सांसद से छोड़ दूंगा। उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी। आपको बहुत आपत्ति है बृजमोहन जी, पहले तो इसलिए कि उसके पीछे क्या था, इसलिए कि आप लोग करप्ट पार्टी के करप्ट लोग हैं। आगे बोलिएगा। आपको मालूम है कि पहले जमीन दिला दीजिए मुझे 30 लाख के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन, 3 लेकिन एकड़ जमीन दिला दीजिए मुंबई में प्राइम लैंड। बृजमोहन जी, देखिए जफर भाई बहुत ही एक बौद्धिक व्यक्ति है और मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं, लेकिन आज उनकी आवाज में ना तो वो गर्मी है और ना ही उनकी आवाज में वो ताकत है कि चूंकि अब पार्टी की तरफ से उनको बात कहना है तो मजबूरी है उनकी। वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये 3 एकड़ जमीन खाली नवाब मलिक साहब ने नहीं ली थी। ये 3 एकड़ जमीन के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया था, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट आया है
और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक छोटा सा हिस्सा उनके पास है। लेकिन ये इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये बात नहीं कहेंगे तो फिर पार्टी में जवाब देना है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी प्रदीप सिंह जी को मैं सुन रहा था, उनको भी थोड़ा तथ्यात्मक जानकारी कुछ कम थी। मैं स्पष्ट कर दूं कि नवाब मलिक साहब के दामाद को हाई कोर्ट ने जमानत दी है ये कहते हुए कि उनके पास जो पदार्थ पाया गया था, और ये भी गुजरात की जो सरकारी लैब है उसने उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे उन्होंने कहा कि चूंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ नहीं था इसलिए उनको जमानत दी जाती है। उनको जमानत दी गई है, ये बात बिल्कुल सच है। अब जहां तक बात यह है कि हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अगाड़ी सरकार ने जिस दिन से इस मुद्दे को उठाया है कि हम जो नशीली व्यापार, जो ड्रग एक्सटॉर्शन गैंग है भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं की, जो कि ड्रग के मामले में भोले भाले लोगों को पकड़ती है, फिर उसके बाद बीच में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता दलाली करते हैं और उसके बाद जो एक्सटॉर्शन करते हैं। जब से हमने इस मुद्दे को उठाया है और जब से हम लोगों ने ये कहा कि महाराष्ट्र में हम नशीले पदार्थों को नहीं बिकने देंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मिलजुल कर हम उन लोगों के पीछे खड़े हो गए हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जब समीर वानखेड़े जी पे हमने उंगली उठाई थी और समीर वानखेड़े साहब के ऊपर जो उंगली उठाई थी उसके साथ सबूत भी दिए थे और वो सबूत सारे सामने आए, इसलिए आज एनसीबी ने उनको उन 6 जांचों से अलग किया है। लेकिन जब समीर वानखेड़े जी दिल्ली पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ड्रग माफियाओं से पैसा लेकर प्ले कार्ड बनाते हैं, उस पर रंगीन फोटो होता है समीर वानखेड़े जी का, और उनका ऐसा सम्मान करते हैं, ऐसा स्वागत करते हैं जैसे कि कोई विजेता वहां पहुंचा हो। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भाई हम जब नशीले पदार्थों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जब हम एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, यही तो प्रदीप जी कह रहे हैं, आपने आवाज बाद में उठाना शुरू किया। नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी के बाद आपने आवाज उठाना शुरू किया, इसके मतलब आप खुद बिल्कुल निकाल रहे हैं? ना बिल्कुल नहीं मणि भाई। नवाब मलिक साहब के दामाद को 8-9 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उस पूरे दौर में नवाब मलिक साहब ने कभी भी ना तो अपने राजनीतिक रसूख का कोई उपयोग किया और ना उन्होंने कभी किसी को ऐसा कहा कि मेरे दामाद को छुड़ाया जाए। उनका देश के कानून में विश्वास था, उनका और उनके दामाद का, और इसीलिए हाईकोर्ट ने उनको छोड़ा है। उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। लेकिन जब हम लोगों ने बीजेपी के नेताओं के साथ समीर वानखेड़े के मामले को उठाया, तब से बीजेपी के नेताओं के पेट में ऐसा दर्द हो रहा है, हर आदमी उनका पक्ष लेने को खड़ा हुआ है। और नवाब मलिक साहब ने देवेंद्र फडणवीस साहब से कहा क्या? यही तो कहा कि एनसीबी में लाने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया, समीर वानखेड़े का कह देते कि भाई मैंने नहीं किया, लेकिन पलटवार किया उन्होंने, क्योंकि जो 1000 करोड़ का जो एक्सटॉर्शन हुआ है अभी इस गैंग के द्वारा, उस गैंग की आखिर जिन लोगों तक पैसा पहुंचा है उन्हें लड़ना तो पड़ेगा ना। समीर वानखेड़े की लड़ाई को कहना तो पड़ेगा ना कि समीर वानखेड़े बहुत ईमानदार आदमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अगर हमने तो ये कहा था ना कि वो आदमी ठीक नहीं है, बीजेपी को क्या मतलब था इस मामले में बीच में कूदने का? कहते हैं कि भाई उस ऑफिसर के खिलाफ जो कार्रवाई होना है होती रहे, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का फोटो नवाब मलिक ने रिलीज किया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना पड़ा। ना देवेंद्र फडणवीस साहब ने पहले आरोप लगाया नवाब मलिक साहब पर। हाँ। उसके बाद फिर नवाब मलिक साहब को भी बीच में आना पड़ा कि भाई अगर आप मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं तो थोड़ा आप अपनी तरफ भी देख लीजिए। तो इसमें गलत क्या है? मेरा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है कि मेहरबानी करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार का साथ दें नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, और नशीले पदार्थ का जो व्यापार है और जो उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके खिलाफ देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन ये उन लोगों के साथ खड़े। ओके, प्रदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पहले विनोद जी जरा आपका विश्लेषण मैं चाह रहा हूं इस पर। ये लड़ाई जो शुरू हुई थी, पहले हुई थी ड्रग्स के खिलाफ। मानक जी अच्छा हाँ बोलिए जफर भाई, क्या कह रहे हैं? मानक जी खाली 10 सेकंड, 5 सेकंड बस, 5 सेकंड। विनोद जी सीनियर आदमी है, उनको रोकूंगा नहीं, 5 सेकंड सिर्फ। जरा देखिए ब्रिजमोहन जी, लौंडे जी, इधर उधर भटकिए मत। 3 एकड़ जमीन का हवाला बार बार हम दे रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए। 30 लाख में 20 लाख में कहां मिलता है बंबई में? हम चप्पा ढूंढ के हम जाएंगे। जरा बताइए कौन सा अंडरवर्ल्ड, वो भी कैश में वापस लिया है? आगे और आएगा, किस्सा खुलेगा, तब बहुत पछताएंगे आप इसके बाद में डिबेट करके। ठीक है, चलिए आप विनोद राय के विश्वविद्यालय में पढ़ के आप लोग आते हो और बाद में माफी मांगनी पड़ती, घूमता पड़ता है, गली गली माफी मांगते घूमते हो आप लोग।
बताइए भैया, कहाँ 3 एकड़ जमीन कहाँ मिलता है मुंबई में? कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 एकड़ जमीन कहाँ मिलता है पहले बताइए। अंडरवर्ल्ड का ही जितना ट्रांजैक्शन ऐसे ही होता है। ये जो है एक्सटॉर्शनिस्ट ट्रांजैक्शन है, ये लूटपाट और धमकी और दबाव में ट्रांजैक्शन जो होता है वो होता है। और उसमें आप लोग महारत हासिल के सर्टिफिकेट आप लोग को, आप लोग डिग्री, आप लोग पीएचडी किए हुए। एक्सटॉर्शन में तो आपको आपके पार्टी के मुखिया तो जेल में, मालूम है कि नहीं? करप्शन में तो आप लोगों को बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट मिला है, बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट। आपने आरोप लगा दिया। अब एक सेकंड। हाँ बोलिए अतुल जी, बोलिए। हाँ बोल दीजिए। उसके बाद एटीआर की बात, बेल पे है, मालूम है कि नहीं? की बात इन्होंने की। हाँ। और दूसरी बात यह है कि उसमें 140 हाउसहोल्ड्स जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके पीछे झुकी झोपड़ियां है, 4 गोडाउन जो है वो 4 गोडाउन नवाब भाई ने बताया कि हमारे हैं जो टेनेंसी में थे। 1996 का उपचुनाव जो जीते थे वो 1996 में का चुनाव उन्होंने वहां से लड़ा था, टेनेंसी राइट से ओनरशिप राइट का आया था। ये ऐसा झूठ कैसे फैलाना? 1.70 लाख करोड़। और जब कोर्ट में बात आई तो कोर्ट ने कहा एक सबूत का एक चिट्ठा भी नहीं लाया। ऐसा ही है ये, बड़ी बातें बोलना, झूठ बोलना, उसके पीछे परसेप्शन क्रिएट करना, ये सारा हो गया। अतुल जी एक सेकंड रुक जाइए। हाँ विनोद जी बोलिए। देखिए, अभी प्रदीप जी ने जो बताया था कि मुंबई में ड्रग, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, उसमें एक चीज भूल गए थे, क्रिकेट भी उसमें शामिल है पहले तो ये समझे, और अंडरवर्ल्ड। ये सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए वहाँ के नेता जो हैं वो जो अघोषित जो समझौता था, जिसका प्रदीप जी कह रहे थे कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ कभी सरकारें बदलती रहीं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कभी जो है वो जाते नहीं थे, लेकिन अब वो अघोषित समझौता जो है घोषित लड़ाई में बदल गया है। और शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार के खिलाफ जांच शुरू हुई, सारा वो हुआ, वो लंबा किस्सा है। अच्छा, तो वहां से शुरुआत है? शुरुआत वहां से तो हुई। हाँ। लेकिन वो लड़ाई तो खत्म हो गई जब अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली कुछ घंटों के, उसके बाद क्लीन चिट भी मिल गई उनको। हाँ। लेकिन असली शुरुआत ये हुई है, दरअसल क्या है कि अजीत पवार के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, आपको मालूम है, अभी उनके नोटिस 1000 करोड़ की संपत्ति। अनिल देशमुख ईडी की हिरासत में है। ये लड़ाई सर पूरी वहां से है। और इसमें ड्रग भी, ये जो एक्शन एनसीबी का एक्शन है, एनसीबी के खिलाफ जो पूरी मुहिम है, ये सब मिला जुला मामला है। और दिलचस्प बात ये है कि अब सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए, समीक्षकों के लिए और आम जनता के लिए ये बड़ा सुनहरा समय है कि जब सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो पॉपकॉर्न खाइए, बैठ के मजे लीजिए। कि वो बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का ये अतीत है, देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि नवाब मलिक का ये है, कभी वो शेलार साहब आ गए, अब वो मोहित भारती, मोहित कंबोज का भी किस्सा सामने आया। तो ये सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के लिए बड़ा सही है कि चलो अब किसके दाग जो है ज्यादा सफेद हैं और किसके दाग काले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? ड्रग का जो मामला है वो जब वो सुशांत राजपूत के केस से आप देखिए शुरू हुआ, और पूरा वो लड़ाई ऐसी बन गई जैसे लगा कि बॉलीवुड के घर घर में ड्रग मिल रहा है और सारा बॉलीवुड ड्रग के नशे में है। और उसके बाद पूरी वो लड़ाई चली गई कि बॉलीवुड को कैसे डिफेम किया जाए और कैसे महाराष्ट्र को हो, मतलब वो बहुत, उसमें कंगना रनावत भी कूद पड़ी, उसमें मीडिया के लोग भी कूद पड़े। अरे बिहार के सीएम और डीजीपी कूद चुके, डीजीपी कूद पड़े। और बिहार के तत्कालीन डीजीपी तो बाकायदा जो है वो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, तो बिल्कुल नृत्य कर रहे थे, समुद्रा में थे गुप्तेश्वर जी, प्रकट हो गए गुप्तेश्वर जी, अब पता नहीं कहां है। तो ये सब पूरा बिहार के चुनाव के बाद वो मामला टाटा फिक्स हो गया। अल्टीमेटली आज सीबीआई जो है सुशांत वाले मामले में सब कुछ वही साबित हुआ जो महाराष्ट्र पुलिस ने पहले दिन कहा था, मुंबई पुलिस ने। लेकिन अब ये आ गया आर्यन का केस। नवाब मलिक साहब का दामाद जब गिरफ्तारी हुई थी तब इतना शोर शराबा नहीं मचा, नहीं हुआ। आर्यन खान के केस से ये जो है शोर शराबा ज्यादा मचा। और ये अब जग जाहिर हो चुका है कि आर्यन खान का केस जिस तरह मिस हैंडल हुआ, समीर वानखेड़े ने जिस तरह मिस हैंडल किया, मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह तमाम उन सारे लोगों को, तो सब सामने पब्लिक डोमेन में है, वो जो गवाह बदल गए और जिस तरह से वो क्या नाम है उनका, जो अरेस्ट हुए हैं, जो पुणे में है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सारे लोग जो है, अब 25 करोड़ की डील और सारी चीजें सामने आई। अब वो जांच का विषय कि आखिर एनसीबी को भी एक फैसला लेना पड़ा और समीर वानखेड़े को उससे अलग करना पड़ा। अब समीर वानखेड़े कितने दूध के धुले हैं या नवाब मलिक साहब कितने पाक साफ है, ये तो फैसला ना हम आप कर सकते हैं न कोई कर सकता, ये तो कोर्ट करेगी। लेकिन एक बात जरूर है, इस सारे मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक महाराष्ट्र को खोने की जो टीस है, महाराष्ट्र की सत्ता खोने की जो टीस है वो है, और
अघाड़ी की सरकार 2 साल से चल रही है और अगर ये 2024 तक चलती रही और 2024 में अगर लोकसभा के चुनाव में अघाड़ी मिलकर लड़ा तो भाजपा के लिए राजनीतिक संकट हो जाएगा। क्योंकि जो वोटों का पूरा जो कॉम्बिनेशन, अभी जिस तरह से महाराष्ट्र की विधानसभा की सीटों कांग्रेस जीत गई, अगर अलग अलग होते तो शायद न जीत पाती हो कांग्रेस जो जिस हालत में है। तो ये एक राजनीतिक लड़ाई भी है, ये ड्रग अंडरवर्ल्ड तो उसके पीछे है, असली लड़ाई तो राजनीतिक है कि किस तरह से महाराष्ट्र की जो सरकार है वो डिस्टर्ब हो, इधर महाराष्ट्र की सरकार जो है वो जमी हुई है। मैं तो ये कहूंगा, जफर भाई हमारे बहुत से दोस्त हैं, कि कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र सरकार को उसके काम पे छोड़ दीजिए। आप जितना उसको तंग करेंगे उतना वो एकजुट होगी अगाड़ी, उतना ये हमारे अतुल भाई और ब्रजमोहन जी एकजुट होकर के आपके खिलाफ खड़े होंगे। आप अलग हट जाइए तो आपस में। अच्छा ठीक है, एक सेकंड तो पहले काम ज्यादा जफर इस्लाम के पास बाद में। पहले प्रदीप जी, आप इस विश्लेषण से सहमत हैं कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, सारे विवाद खड़े हो रहे हैं? नहीं, ये बात अगर आज से कुछ महीने पहले तक कही जाती तो मैं मान लेता। बीजेपी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को नहीं चाहती, इससे कोई इनकार नहीं। वो उसको डिस्टेबलाइज करने का हर संभव प्रयास करेगी, ये भी मानने में कोई हर्ज नहीं है, ये भी सच्चाई है। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है, मेरा मानना है कि बीजेपी ने ये फैसला कर लिया। देखिए, डिस्टर्ब करने का या सरकार को गिराने का मतलब है आप सरकार बनाने की स्थिति में। तो सरकार कैसे बनेगी बीजेपी? शिवसेना साथ आए या एनसीपी साथ आए? अब बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि हमको इस विधानसभा में सरकार नहीं बनाना और हमको अगला चुनाव अकेले लड़ना। तो ये जो समझौते की मेल मिलाप की गुंजाइश थी वो बीजेपी ने खत्म कर। पहले शिवसेना के साथ की, उसके बाद एनसीपी के साथ। ये एनसीपी के साथ खुली लड़ाई, ये दरअसल शरद पवार के खिलाफ लड़ाई। तो इसलिए जो है ये बीजेपी के ये फैसला करने के बाद कि अब अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे, फैसला कुछ भी हो, हारे या जीते, एक बात। दूसरी बात जो अभी तत्काल चल रहा है मामला, नवाब मलिक साहब मंत्री हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, और माना कि आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बुलंदशहर में एक रेप और मर्डर का केस हुआ। आजम खान ने उस पर बयान दिया था कि ये मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए करा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए, उनसे माफी मंगवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार में बैठा व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उस पर असर पड़ता है। तो बाकी मामलों पर पॉलिटिकल आरोप लगाएं, बयान दे, उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। एनसीपी का कोई दूसरा नेता ये सब बातें कहें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। हाँ। लेकिन जो मामला जांच में है या अदालत में, उस पर अगर मंत्री बोलता है तो फिर उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक स्टेप आगे चले गए हैं नवाब। वो अपने विरोधियों पर आरोप लगाए, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, भाई राजनीति ही यही है। लेकिन जिस तरह से वो लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही अदालत के फेरे में फंसने वाले। हाँ, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, कुछ मेरी असहमतियां हैं। देखिए, ये बात ठीक है कि बीजेपी ने कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है कि हमें महाराष्ट्र सरकार नहीं बनानी है। हो सकता है प्रदीप जी को ज्यादा जानकारी हो, और कई बार जो है कनपटी पर पिस्तौल रख करके भी समझौते होते हैं। तो आप तमाम सारे उदाहरण सामने हैं कि लोग जो है जिनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी की बाकायदा मांग की गई, आसाम में आज वो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। मतलब आप ये कह रहे हैं हो सकता है एनसीपी को दबाव में लेने के लिए सब दबाव में लेने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, या शिवसेना को, और एनसीपी शिवसेना में से किसी एक को, कोई भी दबाव में। तो ये राजनीति जब लड़ाइयां होती हैं जो इस समय हो रही हैं लगातार, आप देखिए कि किस तरह तमाम सारे लोगों पर जिनके खिलाफ जांचें थी और उसके बाद जब वो बीजेपी में चले गए तो वो सब मामला। अच्छा, ओके, जफर इस्लाम, वो मुकुल राय घोटाले में आप जानबूझकर महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एनसीपी शिवसेना पर दबाव डाल रहे हैं ताकि आप बैकडोर से सरकार में एंट्री कर सकें, दोनों में से एक को तोड़कर। जफर इस्लाम, बीजेपी की ताकत ही नहीं है दबाव डाल। देखिए, अगर तोड़ फोड़ की राजनीति अभी करनी हो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस पार्टी तो वैसे सिमट जाए एक दिन में। कितने सारे एमएलए वहां कांग्रेस पार्टी से नाखुश होकर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी वो राजनीति नहीं है।
अभी हमें वो सरकार चलाते रहे, हमें क्या दिक्कत है? यहाँ बात सरकार की बात नहीं है, यहाँ बातें हो रही है कि आपने 2.8 एकड़ 20-30 लाख में कैसे ले लिया, कहां से मिला, आखिर कौन सा अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट था? तो सबको मालूम है किस अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट था। तो जब हसीना पारकर का नाम आता है, मुनीरा पटेल का नाम आता है, उसके पति का नाम आता है, तब इनकी बातें बंद हो जाती हैं, तब ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। अरे ये खुद जानते हैं कि अपने लोगों को आपस में, देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी में तो देखिए आप आपस में एक दूसरे में इतना जंग है कि मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बृजमोहन जी आपको दे रहा हूं आखिरी कमेंट कुछ करने। बृजमोहन जी बोलिए, ये कहां तक जाएगी लड़ाई? स्पष्ट कर दूं, और ऐसा ना हो कि एनसीपी और शिवसेना दोनों में से एक बीजेपी के साथ चली जाए, क्या यह संभावना है क्या? बिल्कुल संभावना नहीं है। तीनों पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र को बहुत बेहतर तरीके से चला रही है माणिक भाई, और ये 3 साल भी बेहतर तरीके से चलेंगे, और इसके बाद के भी चुनाव यही अगाड़ी सरकार बनाएगी। इसका मैं आपको और महाराष्ट्र की पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही लड़ेंगे ना, अगर लड़ेंगे तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। और राष्ट्रवादी पार्टी जाते जाते बता दीजिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेंगे ना अगले चुनाव में? बिल्कुल निश्चित रूप से बेहतर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे उनके नेतृत्व में? प्रदेश की जनता खुश है, क्यों नहीं लड़ेंगे उनके नेतृत्व में? कोई शिकायत नहीं है उसमें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कुछ भी कर लें, महाराष्ट्र में अब हम नशीले पदार्थों को नहीं बिकने देंगे, और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को बेनकाब करेंगे, चाहे वो केंद्रीय अधिकारी हो और चाहे उनसे जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है, इस पर सब आपके साथ हैं। इस पर मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो आपका साथ नहीं देगा। नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सबको एकजुट होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग, विनोद जी, बहुत दिनों से सोच रहे थे महाराष्ट्र में ये हो क्या रहा है, ड्रग्स की लड़ाई है, अंडरवर्ल्ड है, तमाम आरोप लग रहे हैं, कभी समीर वानखेड़े, कभी हसीना पारकर। मुझे लगता है आज काफी दर्शकों को क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा, क्योंकि विश्लेषण भी हमने खूब किया है। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। विनोद जी आपका, प्रदीप जी, अतुल जी थैंक यू, बृजमोहन जी और जफर इस्लाम थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।